students, welcome to my new channel Science Clinic. I hope you are all doing well बेटा. आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने बेटा पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया था. अब साइंटिस्टों के लिए अगला चैलेंज क्या था कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, एटम्स की स्ट्रक्चर कैसी है. और ये क्वेश्चन ही दिमाग में कि कैसे आया इनके कि भाई इतने सारे एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे करते हैं. वो क्या ऐसा रीजन है कि जिसकी वजह से ये सारे कंपाउंड्स क्या कर जाते हैं, आपस में कंबाइन कर जाते हैं. जैसे हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन जुड़ करके H2 बनाता है, ना कि H3. ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा कि एटम के अंदर क्या है, उन सारी बातों को हमें समझना पड़ेगा. और इन्हीं बातों का पता लगाने के लिए साइंटिस्टों ने क्या कोशिश की बेटा कि एटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है. तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने टाइम पे अलग अलग क्या दिए, मॉडल्स दिए बेटा. जैसे सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया बेटा, उनका नाम था जे थॉमसन. क्या नाम था बेटा? जे थॉमसन. और इन्होंने ही सबसे पहले क्या दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल दिया. जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, या इसका दूसरा नाम है वाटर मेलन मॉडल. यानी कि इसने अपने जो मॉडल था वो एक तरबूज के साथ कंपैरिजन किया. इसने क्या कहा कि जो एक एटम है वो एक स्फीयर की तरह है. कैसा है? वो एक स्फीयर की तरह है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, इस तरीके से हैं. इस तरीके से इसने डिफाइन करने की कोशिश की. और किससे कंपैरिजन कर दिया? वाटरमेलन से, तरबूज से. इसने ये कहा कि जैसे वाटरमेलन में उसके सीड होते हैं, वैसे ही एक एटम के अंदर क्या होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं? उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? उसने कहा ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिसका इसने क्या नाम रखा? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्टकट में ऐसे ई नेगेटिव से मेंशन करते हैं. ठीक है बेटा. तो यहीं से क्या पता लग गया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो किसने की? जे थॉमसन ने की. किसने की बेटा? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की. ठीक है. अब ये बात आई कि भी इसमें अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये आपस में रिपेल करने चाहिए. क्या करने चाहिए? रिपेल करने चाहिए. और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा तो जो एटम है वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा. लेकिन ऐसा तो नहीं है. तो ये क्या कहता है कि इन पॉजिटिव चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए या इनको दोबारा न्यूट्रल करने के लिए इसमें जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं. उतने ही क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं. ठीक है. यानी कि इसने कहा कि जो वाटरमेलन का एडिबल पार्ट होता है बेटा, जो बीज के अलावा खाने के लिए जो पार्ट बच गया, वो एडिबल पार्ट को कंपैरिजन कर दिया किससे? पॉजिटिव चार्ज से कंपैरिजन कर दिया. किसने? कहने का मतलब कि एटम के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है इसके अंदर? पॉजिटिव चार्ज है. इसका मतलब इसने क्या कंक्लूजन निकाला
कि जो एटम की जो आपका एटम है, जो एटम है बेटा वो ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। ओवरऑल क्या है बेटा, वो न्यूट्रल है। जो आपका एटम है ओवरऑल न्यूट्रल है। कैसे? क्योंकि इसने जितना नेगेटिव चार्ज बताया उतना ही उसको क्या करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो एटम ओवरऑल क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, आप लिखना चाहें तो इसे आगे यहाँ तक लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। आई थिंक आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जे थॉमसन ने कहा, लेकिन इस मॉडल से कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है हमें। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए। उन साइंटिस्ट का नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नाम था, इसलिए इसे बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये जितनी भी इससे पहले बात पढ़ी वो सारी इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट है अब एक्सपेरिमेंट करके एटम के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? इन्होंने क्या लिया, एक सेटअप लिया। अब ये ध्यान से देखना क्या क्या सेटअप लिया इन्होंने। इन्होंने एक लेड ब्लॉक लिया बेटा, लेड ब्लॉक। ठीक है जी, लेड ब्लॉक ले लिया। इसके आगे बेटा लगा दी स्लिट्स। और ये स्लिट कुछ इस तरीके से थी, बीच में इसके एक नैरो होल है, और इसी के सामने एक स्क्रीन लगा दी बेटा। इसी के सामने एक स्क्रीन लगा दी जिसे बोलते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ZNS। और इस स्क्रीन के फ्रंट में लगा दी यहां गोल्ड फॉइल, एक सोने की पतली सी परत लगा दी बेटा। और ये परत कितनी कैसी थी, ये गोल्ड फॉइल है 0.001 mm थिक, यानी कि बहुत ही ज्यादा ये बेटा पतली है, इतनी मोटाई है बस इसकी। और इस लेड ब्लॉक के अंदर इसने क्या रखा बेटा, इस रेड ब्लॉक के अंदर रखा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने अंदर से नेचुरल तरीके से रेडिएशन जो रेडिएशन है उसको बेटा क्या करता है, रेडिएट करता रहता है, बाहर अपने आप निकालता रहता है। और इसमें से जो रेडिएशन निकलती है बेटा, इसमें से ऐसे रेडिएशन निकलती है बहुत सारी, लेकिन ये स्लिट तो बहुत सारी रेडिएशन को रोक लेता है। तो इसके बीच के होल से जो जाती है एक बीम बना देता है इस रेडिएशन की, और ये इस गोल्ड फॉइल से टकराती है। और इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन से ऐसे टकराती है। तो अलग अलग एंगल पर क्या हो गई, जो आपकी बीम थी वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन इनमें से सिर्फ एक 12,000 बीम में से सिर्फ एक बीम क्या होगी, जिस एंगल पर गई उसी एंगल पर क्या होगी बेटा, वापस आ गई। जिस एंगल पर गई उसी एंगल पर क्या हो गई, वापस आ गई। तो ये उसका रदरफोर्ड मॉडल का पूरा सेटअप था। क्या किया, लेड ब्लॉक लगाया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, आगे क्या लगा दी बेटा, इसने स्लिट लगा दी। ठीक है, और इसमें से रेडिएशन क्या हुई, पास हुई। अच्छा ये ध्यान रखना, जो ये रेडिएशन होती है इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या होता है बेटा, इनका जो मास होता है ये बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हैवी पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, हैवी होते हैं।
ये आपको सेटअप समझ में आ गया होगा कि इस रेडिएशन निकलती है, गोल्ड फॉल से टकराती है और अलग अलग एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाती है बेटा। लेकिन 12,000 में से 12,000 बीम में से इस तरीके से इनमें से बहुत सारे बीम जा रही है। 12,000 में से जिस एंगल पर गई उसी एंगल पर वापस आ गई, यानी कि सेम एंगल पर वापस आ गई, यानी कि 180 डिग्री पर गई और 180 डिग्री पर क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड बैक होगी बेटा। आई बात समझ में? ठीक है। अब अगर मैं इस हिस्से को, अगर ऐसा यहां क्या हुआ है कि बीम तो एक गई थी लेकिन डिफ्लेक्शन क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने अब यहां से क्या किया, ऑब्जर्वेशन निकाल ली कि भाई यहां क्या हुआ होगा। अब मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा, बड़ा ध्यान से समझना है। जैसे हम बेटा मोबाइल में जूम करते हैं ना ऐसे फोटो को, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इस एरिया को मैं एक तरीके से जूम करूंगा या इसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके यहां ड्रॉ करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि उन्होंने कैसे कंक्लूजन निकाला और ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ होगा। देखिए उस हिस्से को बना रहा हूं जहां मैंने सर्कल किया था कि वो जो गोल्ड फॉल है उसके अंदर बहुत सारे गोल्ड के ऐसे एटम्स होंगे बेटा, जो हमें ऐसे नजर तो नहीं आ रहे। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एटम्स होंगे और इस तरीके से बहुत सारे होंगे। अब उसमें कितनी बीम लिखी थी मैंने, 12,000 बीम जा रही बेटा। कहीं कहीं बुक में 20,000 भी लिखा होता है, ये इतना मैटर नहीं रखता। ये बीम, बहुत सारी बीम पास होती है बेटा। तो ज्यादातर जो बीम थी क्या थी, ऐसे बहुत सारी क्या हो गई थी, डिफ्लेक्ट हो गई थी। उनमें से क्या थी, ज्यादातर बेटा क्या हुई थी, सीधी पास हो गई थी। हमने अभी बनाया था ना जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ऐसे यहाँ स्क्रीन लगाई और ये यहाँ से पीछे से बीम आ रही थी। इसमें से ज्यादातर तो बेटा ऐसी सीधी ही निकल गई, पास हो गई, और कुछ क्या हो गई, ऐसे अलग अलग एंगल पर क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है। तो यानी कि अगर ये एटम है और वो बीम जो आ रही है इनके अंदर से होती हुई जा रही होगी, ये गई, दूसरी बीम ये निकल गई, ये निकल गई बीम सीधी, ये बीम निकल गई बेटा सीधी। यानी कि जो मैक्सिमम थे, मैक्सिमम जो रेस थी वो क्या हो गए बेटा, मैक्सिमम रेस पास थ्रू द एटम। किस में से पास हो गई बेटा, ये सारी एटम में से पास हो गई, है ना, सीधी पास हो गई। लेकिन कुछ क्या थी बेटा, यहां आई और डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ आई और अलग एंगल पर क्या हो गई बेटा, डिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई, अलग अलग एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई। आ रही बात समझ में मैं क्या बता रहा हूं, ये आई यहां से और ये डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है क्या, यानी कि दूसरी बीम क्या हुई, some rays are deflected at some angle। ठीक है, डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल, कुछ अलग अलग एंगल पर क्या हो गया बेटा, ये डिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन एक बीम बच गई, कौन सी, जिसको हम ये कह रहे थे कि सिर्फ एक ही बीम थी या एक ही रेस थी बेटा, जिस एंगल पर गई उसी एंगल पर वापस आ गई। यानी कि ये सीधी गई और यहां टकराई होगी किसी चीज से और वापस आ गई। वन रे आउट ऑफ 12,000 इज डिफ्लेक्टेड बैक एट सेम एंगल। क्या हो गई बेटा, डिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल। सेम एंगल पर क्या हो गई बेटा, ये डिफ्लेक्ट हो गई। तो यानी कि हमने उसने तीन ऑब्जर्वेशन देखे बेटा। अब इन तीन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकाला, बड़ा इजी है इसको समझना। देखो अब ध्यान से, ये जो मैंने ऐसे मार्क किया ये ऑब्जर्वेशन है और मैं यहां लिखूंगा सी, ये कंक्लूजन है बेटा। यहां इससे भी कंक्लूजन निकलेगा, ये भी कंक्लूजन है। ठीक है, तो ये तो उसकी ऑब्जर्वेशन थी और इन बात से, इन ऑब्जर्वेशन से, इन निरीक्षण से इन्होंने क्या पता लगाया या क्या कंक्लूजन निकाला पहले से, कि मैक्सिमम रेज क्या हो गई बेटा, इसमें से पास हो गई।
जब मैक्सिमम रेज पास हो गई, इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है जो खाली पड़ी है, बहुत सारी जगह क्या पड़ी है, खाली पड़ी है। इसने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट है जो एटम का बेटा, वो क्या है, एम्प्टी है। कैसा बेटा, एम्प्टी है। और उसने उसका क्या नाम दे दिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उसने इसका क्या नाम दे दिया, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है इसका नाम रख दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। आई बेटा बात समझ में। उसके बाद सम रेज डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल। अब ये कुछ रेज थे बेटा, ये अलग अलग एंगल पर क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। अब जब मैंने पीछे आपको बताया था कि जो रेज है इन पर कौन सा चार्ज होता है बेटा, ये अल्फा रेज है। ये कौन सी रेज है, अल्फा रेज है। और अल्फा रेज पर कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और ये भी बताया था साथ के साथ बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इनका हैवी मास होता है बेटा, बहुत ज्यादा भारी होते हैं। अब एक बात बताओ, जो चीज पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव, और जब ये पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के साथ टकराएगा तो क्या होगा बेटा, डिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा। जैसे मैग्नेट में होता है, सेम जो पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, अलग अलग से दूर भागते हैं, रिपेल हो जाते हैं। और अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। कैसे, इसने आइडिया लगाया कि भाई यहां पर कोई ना कोई क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये जो रे थी, अल्फा रे थी, अल्फा रे खुद पॉजिटिव चार्ज होती है। और पॉजिटिव चार्ज तभी डिफ्लेक्ट हो सकता है जब एटम के अंदर भी क्या हो, कोई पॉजिटिव चार्ज हो। एटम के अंदर भी क्या हो, कोई पॉजिटिव चार्ज हो। तो इसने कहा कि एटम के अंदर जो एटम होता है उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और वो चार्ज कहाँ है भाई, बहुत सारी तो मैक्सिमम तो पास हो गई थी, लेकिन कुछ डिफ्लेक्ट हो गई। जैसे मैंने 4 रे तो पास कर दी और कुछ को क्या कर दिया, 2 को डिफ्लेक्ट कर दिया। अगर इसका साइज मान लीजिए सेंटर में जो मैंने बनाया, अगर साइज बड़ा होता तो बहुत सारी रे सीधी थोड़ी ना जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो साइज एटम के अंदर बहुत ज्यादा वेरी वेरी स्मॉल है। कितना बेटा, बहुत ज्यादा स्मॉल है। और इसने इसका क्या नाम दे दिया बेटा, इसका इसने नाम दिया, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस नाम दे दिया। कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसका बहुत ज्यादा छोटा साइज होता है। ठीक है, और जिस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और लास्ट ये बात यहां से भी आ सकती है, ये कंक्लूजन यहां से भी निकाल सकते हैं हम कि 1 रे आउट ऑफ द 12,000 इज डिफ्लेक्टेड बैक एट द सेम एंगल। यानी कि बहुत सारी बीम में से एक बीम सेम एंगल पर वापस आ गई। कैसे आ गई कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज थी और पॉजिटिव चार्ज आपस में टकराएगा तभी तो रिपेल होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ रिपेल होगा तभी तो वो सेम एंगल पर वापस आएगा, है ना। लेकिन ये 12,000 में से सिर्फ एक आता है, यानी कि 11,999 तो क्या हो गई, कुछ बहुत सारी मैक्सिमम पास होगी, बाकी डिफ्लेक्ट होगी। यानी कि बहुत सारा जो ये पार्ट था और जो 11,999 रेज थी वो अलग अलग, कुछ उसमें से कुछ तो क्या हो गई, सीधी निकल गई, कुछ डिफ्लेक्टेड हो गई। लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी बनी जो जिस एंगल पर गई उसी एंगल पर क्या आ गई, वापिस आ गई। तो वापिस इसलिए आई होगा क्योंकि जिस चीज से वो टकराई होगी उसका साइज बहुत क्या होगा, छोटा होगा। तो इसने ये कहा, और वो छोटा भी होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा भारी भी होगा। क्योंकि अल्फा पार्टिकल तभी डिफ्लेक्टेड बैक हो सकते हैं जब उससे कोई ज्यादा भारी चीज उसके सामने हो और उससे टकरा कर वो वापिस आए। तो उसके सामने टकराती है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो एटम है, एटम का जो सेंटर है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। और एटम का जो मास है बेटा, एटम का जो कंप्लीट मास है, एटम का जो सारा मास है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। और उस सेंटर का इसने क्या नाम दिया बेटा, न्यूक्लियस नाम दिया। इस सेंटर का नाम क्या दिया इसने, न्यूक्लियस नाम दिया। और उसने अपनी कैलकुलेशन से ये बताया कि जो एक एटम है, मान लीजिए एटम, ये इसकी रेडियस है
तो अगर न्यूक्लियस की रेडियस की बात करें तो ये इसके कंपैरिजन में कितनी छोटी है, 10⁵ टाइम्स इतनी स्मॉलर है एटम की रेडियस से। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी छोटा क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का। आई होप बेटा ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं और अब दोबारा से आपको बता देता हूं कि उसने क्या कंक्लूजन निकाला। एक तो ये कि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है और वो वेरी वेरी स्मॉल है बेटा, बहुत ही ज्यादा छोटा है। और न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। और जो न्यूक्लियस के अंदर ही एटम का सारा मास क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। इसका सारा मास इसी के अंदर कंसंट्रेट होता है। और जो इसका एम्प्टी स्पेस है उसने इसका क्या नाम दिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसने क्या नाम दिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और उसने एक और चीज भी बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में इसका रेवोल्यूशन करते हैं। किसका, न्यूक्लियस का। यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे घूमते रहते हैं, इसका रेवोल्यूशन करते रहते हैं। आई बेटा बात समझ में कि ये सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये क्या था बेटा, आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है। लेकिन इसमें एक और ड्रॉबैक था, इसकी एक कमी थी इसके मॉडल की। वो कमी ये थी ड्रॉबैक क्या था, इसने ये तो कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रेवोल्यूशन करते हैं, वो उसके चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन कैसे, वो घूमते घूमते क्या करते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको रिलीज कर देते हैं। या किस फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। इसके कहने का मतलब ये है, अगर ये सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ये ऐसे नहीं घूम रहा है कि ये ऐसे अपनी एनर्जी लूज करता और फाइनली किस में जा गिरेगा, न्यूक्लियस में जा गिरेगा। और न्यूक्लियस में जा गिरेगा तो एटम क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैटर ही नहीं होता, और मैटर ही नहीं होता तो बेटा यूनिवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता। तो हाउ इट इज पॉसिबल। तो ये बात क्या होगी, इसकी गलत हो गई। तो ये क्या थी, ये इसकी ड्रॉबैक थी। लेकिन इसी बात को सुधारने के लिए एक और साइंटिस्ट आया बेटा, इसी बात को सुधारने के लिए एक और साइंटिस्ट आए और उन्होंने भी अपना क्या दिया, मॉडल दिया। किसका बेटा, एटम का, जिनका नाम था नील बोर। इसलिए इनको बोलते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने ये कहा कि ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन घूमता है, बिल्कुल सही कहा कि ये सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके अराउंड क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो ये सर्कुलर पाथ है, इन्होंने इसको क्या कहा, ये कहा डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिटल कहा इनको, डिस्क्रीट लेवल ऑफ ऑर्बिट्स, या इनको इसने कहा शेल, या एक और नाम दे सकते हैं एनर्जी शेल। कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर घूमता है। ये क्या है, ये जो पाथ है ये क्या बेटा, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है। और इसका इसने क्या नाम दिया, शेल नाम दे दिया, एनर्जी शेल नाम रख दिया, ठीक है बेटा। और इसके चारों तरफ ये क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ ये क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। और इन शेल्स के इसने क्या नाम दिए, के शेल, एल शेल, फिर आगे आ जाएगा एम, एन, ओ, पी, या 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से इसके चारों तरफ बहुत सारे क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, जिसमें एक फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस रेवोल्यूशन करते हैं।
ये किसने कहा? बोर ने कहा। KLMNOP, ये क्या है? ये फिक्स सर्कुलर पाथ है जिसे हम शेल्स या एनर्जी शेल कह रहे हैं, और इनकी नेमिंग ऐसे करते हैं, या इनको 1 2 3 4 5 6, और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि 2n²। ये 2n² क्या है? इससे ये पता लग सकता है n क्या है, ये n है, ये n है, ये n की वैल्यू है। इससे ये पता लग जाएगा कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जैसे अगर इसमें पता करें तो कितना हो जाएगा, ये 2 ही होगा। इसमें कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, 4 4 2 8। नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, 3 3 9 2 18। इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि इस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, ये ऐसे लिखते हैं 2 8 8 18 18 32, और इन्हें हम बोलते हैं मैजिकल नंबर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मैजिकल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये तीनों मॉडल समझ में आए होंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, दूसरा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और थर्ड हमने बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, सो दिस वाज सुमन सैनी साइनिंग ऑफ। Caught in the crossfire